बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। पाकिस्तान जल्द फैतफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात पुरुमीद, पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। क्या पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी लॉबिंग मजबूत करने की ज़रूरत है? अपोजिशन जमातें एक नकाती एजेंडे पर मुत्तफिक ना हो सकी। क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो सके? कोरोना के बायस मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद। SOPs पर अमल नहीं हो रहा, लग रहा है स्कूल को बंद करना पड़ेगा। सईद कनी, क्या तालीम का सिलसिला जारी रह पाएगा? और जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इस हफ्ते की सबसे अहम पेशरफ्त यह हुई कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और हुकूमत FATF से मुतालिक कानून साजी करवाने में कामयाब हो गई। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद 8 बिल्स मंजूर कर लिए गए। हंगामा आराई भी हुई, अपोजिशन की तरफ से बिल्स की कॉपियां फाड़ दी गई और ऐवान से वॉकआउट भी किया गया। लेकिन एक अहम और नाजुक मामला था फैटफ का, उस हवाले से कानून साजी करवा ली गई क्योंकि मुल्क की इक्तसादी और मुआशी तरक्की का दारोमदार इस बिल पर था। पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है और वजीर आजम इमरान खान का और हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि यह ग्रे लिस्ट उन्हें विरासत में मिली है, विरसे में मिला है उनको कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर इस ज़िम्मन में इक़दामात ना किए जाएं तो ब्लैक लिस्ट में आने से मजीद सख्तियों और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो सकते हैं, पैसे का जो दबाव है वो बढ़ सकता है, पेट्रोल, डीजल, बिजली और ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से गुर्बत में इजाफा हो सकता है। इमरान खान साहब की तरफ से यह कहा भी गया कि अगर मौजूदा हुकूमत क़वानीन मंजूर ना करवाती तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशबहा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में अब जाना जा रहा है क्योंकि इसका क्रेडिट जो है वो पाक फौज को जाता है, आर्म फोर्सेस को जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और गुज़िश्ता दिनों भी एशिया पैसिफिक ग्रुप के वफ्द को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले तमाम तर इक़दाम से आगाह किया। तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी पाकिस्तान पर खदशात के साए अभी भी मंडला रहे हैं, इवन मंडलाते रहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। हम ग्रे लिस्ट से भी नहीं निकल पाते। लेकिन अगर दीगर ममालिक की बात की जाए, हमारे हमसाया मुल्क भारत की ही बात की जाए, तो वहाँ पर जिस तरह से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जिस तरह से वहाँ पर अक़लियतों का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह से इंतहा पसंदी है, जिस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, तो क्या उनकी बैनुल-अक़वामी लॉबिंग मजबूत है या पाकिस्तान को किस फ्रंट लाइन पर काम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान क्या प्रोसीजर या क्या स्ट्रैटेजीज बनाए कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी लॉबिंग मजबूत कर सके? इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बिल पास हो गया, इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, लेकिन क्या इन तमाम तर तराकीबों के बावजूद, कोशिश के बावजूद, इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान ने जो रोकथाम की कोशिश की है लेकिन कोई कारगर साबित नहीं होती तमाम तर कोशिशें, क्या सब काफ़ी नहीं है या बैनुल-अक़वामी लॉबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, हम बैनुल-अक़वामी लॉबिंग को और बैरूनी मामलात को ज़्यादा ब्लेम करते रहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना होता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारी रिप्रेजेंटेशन दुनिया के किसी भी फोरम पर हो, तो पहले उसकी वो गमाज़ी करता है कि हम अपने घर में कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमारा वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर ओन the domestic matter before we really start blaming other people. अभी इसमें आप यूं समझ लें कि इस वक्त इसके दो जाविये हैं। पहला इसका जाविया वही सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा जाविया पॉलिटिकल है, उसमें थोड़ी लॉबिंग वगैरह आ जाती है, उसका मैं जिक्र बहरहाल कर देता हूं। लेकिन हमें टेक्निकल मामलात पे, जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जिसकी क्वांटिफिकेशन होती है, डॉट टू डॉट क्वांटिफिकेशन होती है, बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के लोग उसमें बैठते हैं, उसमें लॉबिंग वगैरह ना होने के बराबर हो सकती है। उसमें भी मैं समझता हूं कि हमारी लग्जिशें बरकरार रहीं और उन लग्जिशों की वजह से हम उजलत में जल्दी जल्दी बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब हमने अक्टूबर में ये बाकी जो 13 पॉइंट जुलाई में हमारी कंप्लायंस नहीं हुई थी, जिसमें कलीदी पॉइंट्स यही था कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में और प्रिस्क्राइब्ड जो हमारे वो है तंजीमें हैं, उनकी खिलाफ जो मजीद एक्शन लेना था, उनकी मलकियत वगैरह को जब्त करने के लिए, वो 80 के करीब की है जुलाई में। ये पहले भी की जा सकती थी। देखें, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 बड़ी वाज़ेह थी और उसकी एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो हर साल और हर 6 महीने में आती रही है, हमारे पास भी और दुनिया में मुख्तलिफ जगह जाती है। वो चीज़ें पॉइंट आउट करती रही है सिक्योरिटी काउंसिल को कि कितनी कंप्लायंस हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो हमारी कंप्लायंस जिस स्पीड से होनी चाहिए थी, नहीं हुई।
इस हुकूमत ने यकीनन कोशिश की है, और ख़ास तौर पे ये बिल जो पास करवाया है, अपोजिशन के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, शायद उसमें कुछ सही भी बातें हों, लेकिन इस हुकूमत ने जो बिल पास कराया है, ये हमारी मुस्तक़बिल के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी जो मुस्तक़बिल की ग्रोथ है आने वाले दिनों में, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और अब हमारा ग्रे लिस्ट से निकलना, अल्लाह करे कि ऐसा कोई हो, लेकिन क्योंकि हम इतनी देर में हमने कंप्लायंस, और वो भी अभी कंप्लायंस जो उजलत में हो रही है, सारी नहीं हुई है, इस बिल पास होने के बाद मज़ीद करना पड़ेगी। तो उस सूरत में जो इवैल्यूएशन होगी जो 16 अक्टूबर को, उसमें ही ये फैसला होगा। मैं अपने टेक्निकल तजुर्बे के लिहाज से, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी तवील अरसा मैंने नुमाइंदगी की है, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ मुख्तलिफ ममालिक का, और थोड़ी सी इनकी तरीक़ाकार का मुझे अंदाज़ा है कि क्या तरीक़ाकार होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि FATF है, OECD वगैरह है। तो मुझे अगर हम ग्रे लिस्ट से तो निकलना दरकिनार, अगर हम ब्लैक लिस्ट में न जाएं, तो मैं फिर भी शुक्र अदा करूंगा खुदा का, फिर हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम उसे लेकिन मजीद कंप्लायंस पूरी डॉक्टर कर लें। साहब, अंदरूनी तौर पर मामलात हैं, ठीक है, पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वी आर नॉट स्टेबल इवन। टेरर फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो भारत में भी टेरर फाइनेंसिंग होती है। भारत में इंतहा पसंद जो गिरोह हैं वो अक़लियतों का कत्लेआम कर रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली हुकूमत वहाँ की खुद टेरर फाइनेंसिंग कर रही है। भारत को या दीगर ममालिक जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको इन मुश्किलात का क्यों सामना नहीं होता? जी हाँ, भारत की एक तो आपने खुद जिक्र कर दिया, वो दूसरा ज़ाविया था, क्योंकि पहला मैंने टेक्निकल तो बयान कर दिया। अब आपके इस सवाल के बाद और आपके बयानियों को अगर मैं मिला के जवाब दूं, तो वो एक पॉलिटिकल एंगल, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बशमूल सिक्योरिटी काउंसिल के, बशमूल जनरल असेंबली के, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी होता है। पॉलिटिकल एंगल में आ जाती है आपके लॉबिंग। अभी इंडिया, आपको याद होगा पिछली मरतबा भी जब मीटिंग हुई थी पिछले बरस, तो उसमें इंडिया ने रशिया में अपने स्पेशल एनवाइज भेजी और मुख्तलिफ ममालिक में कि आप पाकिस्तान के इस मामले में ब्लैक लिस्ट में करने में मदद करें। तो वो मुख्तलिफ, और इस दफ़ा क्योंकि इंडिया ये जो मजीद इस रीजन में नए ज़ाविये आ रहे हैं, इजराइल यूएई के इस एग्रीमेंट के बाद, बहरीन के बाद, और सऊदी अरब के एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इसराइल की तरफ हो गया है, और जो अगले चंद हफ्तों में या दिनों में वो भी तस्लीम करने लगा है इसराइल को, मेरे तजिए के मुताबिक। तो इन तमाम चीज़ के बाद गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी सारे मेंबर्स हैं, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए कोशिश करेगा इस मरतबा भी। तो हम अपने दुश्मनों से क्या तवक्को कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम इसके काउंटर मेजर लें। हमारे जितने भी सफारत खाने, देखिए 39 कंट्रीज हैं, 39 मेंबर्स हैं इसके FATF के, और 200 के करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और दुनिया के तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जर्वर स्टेटस है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये 200 ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं, उनके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई रिकमेंडेशन FATF में से जो भी नेगेटिव रिकमेंडेशन निकलती है या पॉजिटिव निकलती है, उसकी ये तमाम 200 ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड IMF, उनको इस चीज की पासदारी करनी पड़ती है, कंप्लायंस करनी पड़ती है। इसको स्ट्रेंथ है OECD की, और OECD एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। तो वो टेक्निकल बातें हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि इसका लॉबिंग आप जो बात कर रहे थे, या इसका पॉलिटिकल एंगल, हमारे जितने भी 29 कंट्रीज के जो मेंबरान हैं इस FATF में, हमारा फर्ज था कि पिछले साल से हम अपने तन मन धन की बाजी लगा के फॉरेन मिनिस्ट्री में, फॉरेन ऑफिस में हमारे बाकायदा मॉनिटरिंग डेस्क होता, तमाम सफीरों से पूछते कि जी आपने इस पे क्या काम किया, उन ममालिक को कैसे कन्विंस किया है कि हम यहाँ क्या मेजर कर रहे हैं, हमारी कितनी कुर्बानियां हैं। और हम इस वक्त देखिए, इस वक्त टेक्निकल साइड और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जब हम लॉबिंग कर लेते हैं तो हमारी जितनी कंप्लायंस अभी तक हुई है, उसको भी मस्बत अंदाज में वो मेंबर्स कहते हैं हाँ काफी किया तो है काम, और इसमें तकरीबन हो तो गया है, बाकी हो जाएगा, तो लेट्स टेक देम आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, राइट। तो रिकमेंडेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। आप अग्री करते हैं कि उस ग्राउंड पर भी काम करने की जरूरत है, अंदरूनी तौर पर भी मामलात बेहतर करना जरूरी है? बिल पास कर लेना काफी नहीं है, अंदरूनी तौर पर मामलात बेहतर हो, लेकिन साथ ही साथ उस फ्रंट पर भी काम करने की जरूरत है ताकि वहां पर उस लॉबिंग में मुतहर्रिक होते हुए अपना किरदार मजबूत रखा जा सके। बहुत शिद्दत से मैं आपसे जिस तरह कर रहा हूं कि जो टेक्निकल पॉइंट बयान किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी बातें डिस्क्रिप्शन लेवल पे आ जाती हैं मेंबर कंट्रीज को, जो वहां 39 मेंबर्स हैं। तो वो जो आप जिन कंट्रीज के
फॉरेन ऑफिस को आप कन्विंस कर लेते हैं, तो जब वो अपना नुमाइंदा भेजते हैं मीटिंग के लिए, तो वो ब्रीफ करके भेजते हैं, उनके पास अपने अपने मुल्क की ब्रीफिंग होती है। तो वो जब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान इतना काम कर चुका है, तो वो आपके लिए बोलते हैं। फिर आपके मुखालिफ ग्रुप, आपके दुश्मन जैसे कि इंडिया है, जो कि हर लिहाज से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह ब्लैक लिस्ट में आ जाए, और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान माशी तौर पर इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी नागुफ्ता बे हालत हो जाएगी। तो उस सूरत को रोकने के लिए आपने बिल्कुल, जो आपने अभी दोबारा मुझसे पूछा, हमारी बड़ी शिद्दत से जरूरत है, बड़ी शिद्दत से जरूरत थी। और अब जो चंद दिन रह गए हैं इसमें तो हमें बिल्कुल हर लिहाज से डेली बेसिस पे, तो आवरली डॉक्टर साहब, बेसिस ये जो पर कुछ बड़े ममालिक हैं जो जंग को लीगल कर रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े ममालिक आपके सामने है तमाम तर सूरत हाल, उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को एक लीगल तरीके से जंग का नाम दिया हुआ है। जी हाँ, देखिए टेरर फाइनेंसिंग के लिए इंटरनेशनल कानून साजी भी तो हो गई ना। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, उसका सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 1267 है, 13/5 है, 13/23 है, और बहुत से रेजोल्यूशन पास हुए हैं जिसमें तमाम मेंबर कंट्रीज को कंप्लायंस करनी थी। और उसके बाद FATF की रिक्वायरमेंट है जिसमें टेरर फाइनेंसिंग एक है, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग है। उससे एक और लेयर आ जाता है जो कि आता है OECD का। और OECD जो है उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसमें इनकम टैक्स और जितने भी फाइनेंशियल क्राइम है बीच में आ जाते हैं। तो इन्होंने सारों को एक कानून साजी ऐसी की हुई है कि जो ममालिक इसके कंप्लायंस नहीं होती हैं तो उनको FATF के जरिए ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और जब वो हो जाते हैं तो आप पूरी दुनिया के फाइनेंशियल दुनिया से आप कट जाते हैं, ना आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आती है, ना आपको कोई लोन मिलता है, ना आपको जहाज बाहर जाते हैं तो कैश लेके जाते हैं, आपको क्रेडिट कोई चीज नहीं मिलता है। लोग सफर करने जाएंगे, उनको दुश्वारी होगी, वीजे की दुश्वारी होगी, लोग नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी खौफनाक किस्म। डॉक्टर साहब, वेरी वेरी क्विकली लास्ट आपसे कमेंट चाहूंगा, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन पर है, क्या यह दुरुस्त है, या एग्रेसिव पोजीशन पर होना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान एग्रेसिव पोजीशन पे उसको होना चाहिए डिप्लोमेटिकली अभी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले दिनों खासतौर पे ये 3 बिल जो 8 बिल पास किए जिसमें 3 स्पेशली इस काम के लिए हैं, उस सिलसिले में बड़ा एग्रेसिव हो जाना चाहिए। न सिर्फ एग्रेसिव हो जाना चाहिए बल्कि अपनी प्रोसिक्यूशन और अपनी जो ये एक इसमें जो ये है कि आपकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कितनी है। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का तो कोई इसमें कोई मयार आप बता दें कि जी हमने कोऑर्डिनेशन भी कर ली, हमने ट्रेनिंग भी कर ली, ऑलराइट, बाकी ट्रेनिंग हमारी जारी है, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं एग्रेसिव तरीके से। जी ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफीर हैं, हमारे साथ मौजूद थे। और अंदरूनी तौर पर भी मामला हैं, इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे ग्राउंड पर भी काम करने की जरूरत है, टेक्निकली चीज़ों को देखने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक एग्रेसिवनेस की ज़रूरत है, तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस आने के बाद दीगर मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अंदरूनी तौर पर मामला ख़राब हैं, सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें 20 सितंबर को APC तो करने जा रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक मिनी APC हुई है, अपोजिशन जमातों के बड़े सरबराहान मौजूद थे, दिल की भड़ास भी निकाली। लेकिन देखना यह है कि मिनी APC आने वाली APC के लिए किस तरह से पेशखैमा साबित होती है। पार्लियामेंट के में जो हालात रहे वो सबके सामने है। जब हुकूमत के पास इतनी थिन मेजोरिटी होती है तो वहाँ पर अमूमन तसव्वुर ये किया जाता है कि हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, किसी भी वक्त हुकूमत को डर होता है कि कुर्सी जा सकती है, कानून साजी में हमेशा डर होता है कि ऑपोजिशन की तरफ से साथ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हुकूमत कानून साजी भी कर रही है, ऑपोजिशन जिस तरह से नजर आ रही है ना हुकूमत पर दबाव डाल पा रही है, कारकर्दगी हुकूमत की सबसे सामने है। तो इस पर हम जरा बात करेंगे कि ऑपोजिशन बुनियादी तौर पर मुत्तफिक भी नहीं है, ऑपोजिशन की APC का कोई एजेंडा भी हमें नजर नहीं आ रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी पर उनकी राय जान लेते हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब, क्या ऑपोजिशन आपस में तो मुत्तहिद नजर नहीं आ रही, क्या हुकूमत के खिलाफ आपको लगता है मुत्तहिद हो सकेगी? नहीं, मतलब मुझे आप कैसे कह रहे, नजर नहीं आ रही। अपोजिशन के पास जितने भी मौके थे पार्लियामेंट में हुक्मरानों को शिकस्त देने के, वो तो उन्होंने जाया किए। तो अगर वो पार्लियामेंट में शिकस्त नहीं दे सकी तो क्या बाहर सड़क में शिकस्त दे रही उन्हें? तो ये देखा ना, ये सवाल उनको खुद अब सोचना चाहिए बैठ के अपोजिशन को कि वो क्या कर कह रहे हैं। तो इफ्तिखार साहब, ऑपोजिशन की सफों में अदम एतमाद का जिम्मेदार है कौन? खुद वो।
पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बड़ी जमातें दोनों हैं, कौन जिम्मेदार है? दोनों जमातों की क़यादत जिन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जिनका कोई नजरिया नहीं था, जिनको पार्लिमानी जमहूरियत में किसी का कोई एहतराम नहीं है, और जिनके कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी बिना पर वो पार्लियामेंट में आकर वोट देने को तैयार नहीं है। हम्म। ये तो सोचना चाहिए ना पार्टी को टिकट देते वक्त। पार्टियां टिकट देती हैं पैसे की बिना को देखकर, बरादरी को देख के, कॉन्स्टिट्यूंसीज को देख के, तो उसके फिर नतीजे यही होते हैं जो हम देख रहे हैं। देखे ना, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से लेके अब तक कितने वाकयात हो चुके हैं। क्या हम बतौर जो सहाफ़ी हैं अगर हम समझते हैं और सीख रहे हैं तो ये तो हमसे ज़्यादा दानिश्वर हैं इनकी क़यादत। मुझे तो इमरान खान उसका अच्छा लगा जब उसने अपनी पार्टी के बहुत सारे एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया। अजीब सा लगता था कि यार इलेक्शन आने वाले हैं और ये आदमी पार्टी से एमपीएस को निकाल रहा है, लेकिन उसका असूली फैसला ठीक था, क्योंकि उसने कहा था कि इन लोगों ने जाति की है अपना सेनेट के इंतखाबात। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, मतलब किस इशू पे? देखें, इनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको ये फेस करें। अगर वो मुकदमात गलत हैं, हाँ मैं इस मुतालबे की हमायत करता हूँ कि वो जो मुकदमात हैं उनका जल्द फैसला होना चाहिए, उनको ज़्यादा देर तक लटकाना नहीं चाहिए, या हर रोज़ नया मुकदमा बनाना, हर रोज़ नया केस खड़ा करना, ये मुनासिब नहीं है। जो आपने बुनियादी मुकदमात बनाए हुए हैं उनको आप प्रोसिक्यूट करें, और अगर उसमें इन्होंने पैसा लूटा है सरकार का या सरकारी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो बार बार नाकामी के बाद आपको लगता है इफ्तिखार से ऑपोजिशन को नया रास्ता इख्तियार करेगी? नून लीग गलतियां तस्लीम करके फिर वही गलतियां दोहराती है? मेरा ख्याल कोई किसी के पास रास्ता है, मैं आपको साफ बता दूं, मैं नहीं समझता। जिन लोगों ने भी ये फसाद बिछाई थी ना इस दफा, उन्होंने बहुत सोच समझ के हर पहलू पर गौर करके इसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, काफी काम करके लगता है ये सारा कुछ किया गया है। उनको ये अच्छी तरह पता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और असद ज़रदारी अपनी उम्र के हिसाब से भी 2023 तक काफी मुजम्मल हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, और फिर इन मुकदमात को फेस करते करते वो बिल्कुल फंस गए हैं। उनके पास पॉलिटिक्स करने का वक्त ही नहीं है। पॉलिटिक्स में होता है आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो वक्त ही नहीं उनके पास। वो जमानतों के चक्कर में है, वो केसेस के चक्कर में है, वो तारीखों के चक्कर में है। तो जिस किसी ने भी ये मंसूबा बनाया था इलेक्शन से पहले, उसने इसकी तमाम बारीकियों को सामने रखा था, और इसी बिना पे सब कुछ चीजें जो है अपोजिशन के हाथ में नहीं। तो जो शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि वो तो शेख रशीद साहब तो हमेशा बड़े बड़े दावे करते हैं, और चंद हफ्तों में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे, जेल में होंगे, क्या वाकईतन ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जिनके पर मुकदमा चल रहे हैं उनकी नाअहली भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। इसमें कौन सी कोई कहानी है? वो तो हर ईद पर एक नई कहानी बताते थे, कभी कहते थे फलाने की कुर्बानी होगी, कभी फलाने की कुर्बानी होगी। ऐसे कुर्बानियां नहीं होती हैं, मुकदमात हैं। देखा ना, ये कितनी खौफनाक बात है कि एक वजीर अगर ये कहे कि ये शख्स जो है दिसंबर तक नाअहल हो जाएगा, और कहे कि हमने इसको दिसंबर में नाअहल कानूनी तौर पर किया है, तो मेरे जैसा आदमी नहीं मानेगा। मेरे जैसा आदमी कहेगा ये तो शेख रशीद के कहने पर हुआ है, शेख रशीद जिस जमात से तल्लुक रखता है इस जमात ने करवाया है, और इसमें कोई कानूनी मुशगाफी नहीं थी, और इसमें कानून बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें विक्टिमाइजेशन का रास्ता अख्तियार किया गया। लेकिन इफ्तिखार साहब, जब फिर वुज़रा की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं, उसके बाद तो फिर जो एहतसाब का अमल मुतनाज़ा होने का तासुर आता है, फिर वो भी तो, उस पर भी तो सवालिया निशान लग जाते हैं कि एक तरफ वुज़रा की तरफ से बयान आता है, फिर वैसा हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर शेख रशीद के कहने के मुताबिक दिसंबर में इनको सजा हो जाती है, तो फिर ये सजा नैब ने नहीं दी, इसका फैसला हो चुका है, और इसका फैसला करने वाली हुकूमती जमात है, हुक्मरान जमात है, तो फिर बाकी सब कुछ ढोंग है।
एक तरफ ये सारे मामलात है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी तो परफॉर्म नहीं कर पा रही। बड़ा फायदा उठाना चाहिए ऑपोजिशन की तरफ से कि ऑपोजिशन दबाव भी नहीं डाल रही, हुकूमत को खुला ग्राउंड मिला हुआ है, उसके बावजूद इफ्तिखार साहब हुकूमत भी तो परफॉर्म नहीं कर पाती, फिर सिर्फ एक ही ग्राउंड पर काम कर रही है। हुकूमत परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रही है बेटे कि उनकी तैयारी नहीं थी। हमारा ख्याल था कि वो बहुत तैयार है और पता नहीं क्या उनकी कमेटियों ने स्टडी किया होगा सारा पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को। मेरा अपना ही ख्याल था, मैं खुद इस तासर में था कि इतने इतने बड़े नाम है, कुछ ना कुछ तो किया होगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। और ऑपोजिशन अपने ही तमाम तर केसेस का सामना कर रही है, केसेस के नतायज आ जाने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब इस तरह से वज़रा की तरफ से बयानात आ जाते हैं तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान बन जाते हैं। ऑपोजिशन मुत्तफिक नहीं है। अब APC का एजेंडा अभी तक बेहतर तरीके से तय नहीं हो पाया। देखते हैं 20 सितंबर को क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, उसके बाद कोरोना केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार कर रहा था जहां पर कोरोना पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं काबू पा लिया था। और कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान में ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी, लेकिन तालीमी इदारे नहीं खुले थे। लेकिन अब 2 रोज़ पहले से तालीमी इदारे बाकायदा तौर पर खुल चुके हैं और कुछ इदारों के हवाले से कहा गया था कि प्राइमरी के जो स्कूल्स हैं उनको अभी खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, 30 सितंबर के बाद खुलेंगे। लेकिन अभी तक जो तालीमी इदारे खुले हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेज अब सामने आ रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर है, जो NCOC कह रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 33,865 टेस्ट किए गए हैं, 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं एक दिन में। और सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,91,000 से बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 13 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। आज के दिन गुज़िश्ता रोज़ 22 तालीमी इदारे बंद किए गए थे। सबसे ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में है और 10 हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सिंध के 3 तालीमी इदारे शामिल हैं जो कि आज बंद हुए हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर वबा तालीमी इदारों में फैली है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोरोना वबा एक बार फिर से फैल जाती है तो क्या दोबारा से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ SOPs हैं क्या, क्योंकि एक जो लिस्ट NCOC की तरफ दी गई थी उसमें तो लिखा गया था कि ना सिर्फ सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि क्लासरूम में बच्चों की तादाद भी कम होगी, समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर तालीम को रोजगार का जरिया बनाया है लोगों ने, छोटे छोटे गली मोहल्लों में छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल बनाए गए हैं, क्या वहां पर SOPs पर अमल दरामद मुमकिन हो सकता है? क्या वहां पर समाजी फासला बरकरार रखा जा सकेगा? और इन केस अगर कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता फिर से फैल जाता है तो क्या दोबारा से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है? और जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले तमाम तर जायजा लिया जाएगा हालात का, उसके बाद स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी, जायजा लेने के बावजूद अभी नजर आ रहा है कि केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं और तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट अली मोइन नवाजी साहब ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अली मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोइन साहब, पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? SOPs पर क्या अमल दरामद हो नहीं रहा? और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप जरा SOPs के हवाले से थोड़ा हमें भी गाइड कर दीजिएगा कि बुनियादी तौर पर क्या सिर्फ सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेना, मास्क इस्तेमाल कर लेना, स्प्रे कर देना इज द SOP? नहीं, देखिए SOPs के अंदर आपने बड़ी अच्छा सवाल किया। उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली सैनिटाइजर्स की अवेलेबिलिटी, मास्क का पहनना, तो ये तो बुनियादी है। लेकिन इससे बढ़कर ये कि जब आप इम्तिहान लेते हैं या क्लास में बच्चों को आप जिस तरह बिठाते हैं तो उनके अंदर डिस्टेंसिंग हो। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि आप रोटेशनल बेसिस पे करें। स्कूल के तमाम बच्चे जो हैं वो एक टाइम पे एंटर ना हो रहे हों, एक टाइम पे जा ना रहे हों, वो रश ना बने। साथ ये भी कहा गया था कि जब जो टीचर्स हैं उनकी एग्रीगेशन में सोशल डिस्टेंसिंग आप इंश्योर करें। और जब बच्चे ग्राउंड पे खेलते हैं या ब्रेक टाइम होता है उसको आप स्पेस आउट करें थ्रू आउट द डे। तो इस तरह के बहुत सारे SOPs थे। जब बच्चों को घर से लाया जाता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी की बसेस वगैरह होती हैं, उसमें हमने देखा कि बिल्कुल जैम पैक्ड अभी भी उसी तरह स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही। तो SOPs तो ये मल्टीपल लेवल थे, सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क इसका सोल्यूशन नहीं था और SOPs का हिस्सा भी नहीं था। तो हमारे यहाँ तो हम सिर्फ ये 2 चीज़ें ही देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक और जो क्लॉज थी कि ऐसे होगा कि अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 20 एक दिन आएंगे, 20 दूसरे दिन आएंगे, वैसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।
जी बिल्कुल, देखें एसओपीज की जब बात करें वो तो मैं समझता हूँ कि जब से ये कोरोना का सारा सिलसिला शुरू हुआ है, चंद दिन के अलावा हमने माशाल्लाह से तमाम एसओपीज की धज्जियां ही उड़ाई हैं। लेकिन अल्लाह का खास कर है कि खैर पाकिस्तान में इतना कोरोना नहीं फैला जितना बाकी दुनिया में फैल रहा है, और इतने असरात नहीं हुए। तो एसओपीज तो अगर आप कहें कि प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और इसी पाकिस्तान इसी को वजह से अली अगर हम कंपेयर करें दीगर ममालिक के साथ जहां पर कोरोना पीक पर था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने काबू पाया तो पाकिस्तान में सबसे पहले बाकी सारे कारोबार खोल दिए गए, तालीमी इदारे इंस्टीट्यूट्स नहीं खोले गए थे, लेकिन दीगर ममालिक में इंस्टीट्यूट्स को भी साथ ही खोल दिया गया। अब पाकिस्तान में क्या हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है? क्या वजूहत हैं पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के बाद भी अब ये सूरत हाल सामने आ रही है? देखें, एक तो ये कि बाहर हमने बहुत सारे ममालिक जो अगर हम कंपैरिजन करें, तो जहाँ जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुले वहाँ पर कोरोना ने राइज किया, क्योंकि बच्चों को और यंगस्टर्स को कोरोना इतनी तेजी से इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो इसकी स्प्रेड के अंदर बड़े इफेक्टिव होते हैं, जो रिसर्च बताती है। तो इस वजह से वहाँ देखा कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए। उनके लिए तालीमी इदारे सबसे पहले खोलना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उनको इकॉनमी खोलने के लिए ताकि उनके लोग वर्क फोर्स में आए, ऑफिस जाएं, वहाँ पर ज़रूरी था कि जिस तरह वेस्ट हो गया कि बच्चे स्कूल जा रहे हों और पेरेंट्स ऑफिस जाएं। पेरेंट्स दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में थोड़े डायनामिक्स डिफरेंट है, फैमिली होती है, कोई ना कोई होता है, तो इसलिए तालीमी इदारे खोलना डिले हो सका। लेकिन अब चूंकि ये खुल गए हैं तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि राइज होगा केसेस में। और मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट ये देख रही होगी कि कितना सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है, ताकि उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। तो इन केस अगर दोबारा से कोरोना वबा फिर से फैल जाती है, केसेस में इजाफा हो जाता है, तो क्या और कोई ऑप्शंस नहीं होगा, फिर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे? देखें, अब ये डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक फैलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह वेस्ट में तो आपने ऑनलाइन क्लासेस कर ली, हर एक बच्चे के पास इंटरनेट था, कंप्यूटर था, लैपटॉप था। एक तो ये कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर 3 बच्चे हैं एक घर में, तो उस घर में क्या 3 लैपटॉप्स मौजूद हैं कि 3 बच्चे अपने अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस ले सकें? दूसरा कि यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, और पर्टिकुलरली जो आपके लेस वेल ऑफ तबका है, उनका तालीमी सफ़र इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो ऑनलाइन मॉडल तो पाकिस्तान में ना चल सका ना सक्सेसफुल हो सका। तो इसलिए वाहिद फिर यही मेरा ख्याल है बच गया था कि आप जल्दी से जल्दी तालीमी इदारे खोलें, क्योंकि काफ़ी बच्चों का टाइम जो है इसमें यूटिलाइज हो गया, ज़ाया हो गया था। सो अब मैं नहीं समझता ये डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आप उस मॉडल पे वापस जाना पॉसिबल नहीं है। हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस पे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी क्या क्या कंप्लेंट्स की, एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या मसाइल हुए। एक बड़ा मेस रहा है पिछले काफ़ी सारे माह। और अब अगर दोबारा हम उस तरफ गए तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह पिछला 5-6 माह में कोई ऑनलाइन क्लासेस, मैंने कॉलम भी लिखा था, उसका मैंने उन्वान दिया था ऑनलाइन खाना पूरी, तो वही कंटिन्यू होगा और उससे मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स भी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। तो हम दो एक बड़े डिफिकल्ट चीज़ों के दरमियान हैं। एंड आई एम लेकिन अल्लाह करे कि इतनी ये जो अगर हम अभी थोड़ा सा राइज देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम राइज ना देखें और ये चीज़ इधर कंटेन हो जाए, और इसमें तालीमी इदारों पर भी और स्टूडेंट्स पर भी। अब बच्चों से तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप मास्क को यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके एहतियात करें। तो अली, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ना तो तालीम के शोबे पर उतनी तवज्जो दी जाती है, ना सेहत के शोबे पर उतनी तवज्जो दी जाती है। और पाकिस्तान में जब कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी यही दो शोबे हुए, सेहत का शोबा और तालीम का शोबा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स क्या हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम का हमारा इशू ये रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कभी हमारी नेशनल प्रायोरिटी नहीं रही। हम खित्ते में तकरीबन दोनों चीज़ों पर ही सबसे कम अपने जीडीपी की परसेंटेज खर्च करते हैं। फिर हमारी एक बूमिंग पॉपुलेशन भी है,
तो हमारा जो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। और पब्लिक सेक्टर तो आप ये देखें ना कि दोनों चीज़ों में, चाहे तालीम हो चाहे सेहत हो, उसमें फेल हो चुका है। अगर आपके पास इतने वसाइल हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आप कभी सरकारी अस्पताल ना जाएं, आप प्राइवेट अस्पताल जाएं। इसी तरह आपकी कोशिश होगी कि आप सरकारी स्कूल ना जाएं, आप प्राइवेट स्कूल जाएं। आप सरकारी यूनिवर्सिटी ना जाएं, आप टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। तो ये तो एक कंप्लीट निगलेक्ट रहा है बरसों का, जिसकी वजह से आज हमारे दोनों सेक्टर्स बुरे हाल में। तो इसमें एक जो मेन लूप होल्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो ये है कि हमने स्पेंड नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, रिसोर्सेज नहीं लगाए, हमने अच्छी हायरिंग्स नहीं की, हमने अपने सिलेबस को अभी खैर इस पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमने ओवरऑल उसको मॉडर्नाइज नहीं किया, उसको आज के वक्त के साथ लेके चले। और असेसमेंट्स जो हमारी होती हैं सबसे मेनली, वो हमने उसका भी निज़ाम सही नहीं किया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अलीमुइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं, और इस वक्त तालीमी इदारे खुले हैं लेकिन कोरोना केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से तमाम तरह इक़दाम करने की ज़रूरत है। SOP इस वक्त फॉलो करना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल सिर्फ काफ़ी नहीं है, समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी है, क्लासेस में रोटेशन ज़रूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि केसेस में इजाफा ना हो ताकि तालीम इसी तरह से जारी और सारी रह सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।